हम लोग पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी या एक प्रकार का उग्रवादी आंदोलन का दौर, जिसे हम रिवोल्यूशनरी या मिलिटेंट फेज कहते हैं। उसमें हम लोगों ने बंगाल में जो मिलिटेंट घटनाएं घटी, फिर बॉम्बे में, और हम देखते हैं पंजाब में। पंजाब में ज्यादातर जो मिलिटेंट घटनाएं घटी ड्यू टू फेमाइन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वहां पर जो लगातार पंजाब प्रोविंस में अकाल वगैरह आते थे और वहां का जो शोषणकारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसके खिलाफ वहां के युवा उठ खड़े हुए और उन्होंने मिलिटेंट प्रकार का आंदोलन जो है शुरू किया। भारत माता सोसाइटी एक रिवोल्यूशनरी संस्था बनाई गई थी 1904 में, जिसको वी.एन. चैटर्जी, लाला हरदयाल और अजीत सिंह ने मिलकर के इस संस्था को बनाया था। और इस संस्था का कार्य यही था कि जो अंग्रेज शोषणकारी नेता हैं उनको असैसिनेट करना, उनकी हत्या करना। इसके अलावा पंजाब में जो महत्वपूर्ण रेवोल्यूशनरीज थे उनमें लाला लाजपत राय, अंबा प्रसाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और ऐसे कुछ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो शामिल थे। ठीक है, तो ये पंजाब से कुछ महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में तो मिलिटेंट का दौर चल ही रहा था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण रेवोल्यूशनरीज भारत से बाहर भी, खास करके जर्मनी में, अमेरिका में और इंग्लैंड में, इन तीन जगहों पर भी जाकर के वहां के भारतीय लोगों को इकट्ठे करते थे। वहां से वो बम बनाने की तकनीक इत्यादि सीखते थे, वहां से फंड जुटाते थे और वहां से फंड जुटा करके वो पैसा और हथियार इत्यादि भारत के क्रांतिकारियों को भेज करके और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने में वो मदद करते थे। तो भारत के बाहर ऐसी कुछ प्रयास करने वाले लोगों के बारे में हम देखेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण है गदर पार्टी। ये एक पार्टी बनाई गई थी, गदर पार्टी, और जिसके द्वारा भारत को ब्रिटिश सत्ता से रेवोल्यूशंस के माध्यम से क्रांति करके क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटिश सत्ता से भारत को आजाद कराने का प्रयास किया गया था। तो गदर पार्टी और उसके मेंबर्स द्वारा जो कार्य किया गया उसको गदर मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये गदर पार्टी क्या है देखते हैं। अ रेवोल्यूशनरी पार्टी फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एंड भाई परमानंद इन 1913 थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन पंजाबी यूथ वर्कर्स इन यूएसए। ये जो गदर पार्टी है ये बहुत पहले से ही पंजाब के जो सिख भाई थे, इसके अलावा पंजाब में और भी जो हिंदू थे, मुसलमान थे, ये लोग अपने काम धाम के लिए कनाडा और यूएसए में जाकर के बस गए थे। और ये लोग ज्यादातर कनाडा और यूएस के ईस्टर्न कोस्ट में बसे हुए थे। ठीक है, और इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था जिसको ईस्टर्न पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बाद में उस संगठन का नाम रख दिया गया पंजाबी यूथ वर्कर्स। तो भारत से के पंजाब से जितने लोग यूएस और कनाडा में गए, ये उनका संगठन था पंजाबी यूथ वर्कर्स। इसी संगठन के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने। इस पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ये क्रांतिकारी पार्टी थी। इसका काम था भारत के पंजाब से आने वाले युवा, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उनको एकजुट करना और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको तैयार करना। इट्स हेडक्वार्टर वाज एट सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था और ये पार्टी यूएसए और कनाडा में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। इसके अलावा इस पार्टी ने और भी महत्वपूर्ण देशों में अपने संस्थाएं जो है वो खोल रखी थी। तो इसकी ब्रांचेस और कहां थी? हांगकांग में थी, मनीला यानी फिलीपींस में थी, बैंकॉक यानी थाईलैंड में थी, शंघाई यानी चाइना में थी, पनामा में थी, सिंगापुर में थी और भी कई जगह पर इसकी ब्रांच जो है वो खोल रखी थी। ये अपने विचारों को, अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक न्यूज़पेपर भी सप्ताह में एक बार पब्लिश किया करते थे, वीकली न्यूज़पेपर चलाते थे। इट पब्लिशेस इट्स न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर का नाम भी रखा गया था गदर, या कहीं कहीं हिंदुस्तान गदर भी नाम मिलता है। ठीक है, और ये कई भाषाओं में छापा जाता था।
और इसको अमेरिका और कनाडा में जो रह रहे भारतीय हैं उनके बीच में बांटा जाता था। इसके अलावा इन्होंने जहां जहां अपनी ब्रांचेस खोल रखी थी और जहां जहां दुनिया के देशों में काफी मात्रा में भारतीय थे, वहां पर गुप्त रूप से जहाज इत्यादि के माध्यम से इन पत्र पत्रिकाओं को जो है वो पहुंचाया जाता था और अपने विचारों से जो क्रांतिकारी थे उनको अवगत कराया जाता था। इट अनफर्ल अ ट्राइकलर एट कैलिफोर्निया, इसने भारत का झंडा भी कैलिफोर्निया में फहराया था भारतीय लोगों को एकजुट करने के लिए। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से शुरू हो गया था 1919 तक चला, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इट सपोर्टेड जर्मनी, इसने भारत में कार्य कर रहे और भारत के लिए कार्य कर रहे युवाओं को कहा कि यह अच्छा मौका है प्रथम विश्व युद्ध में। एक तरफ जर्मनी है, दूसरे तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब मिलकर के लड़ रहे हैं, तो हमें ब्रिटेन का साथ ना देकर के जर्मनी का साथ देना चाहिए। इसलिए इस पार्टी के बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जर्मनी चले गए और जर्मनी जाकर के जर्मनी की सरकार को कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी हमारे भारतीय हैं वो आपको मदद करेंगे इस युद्ध में, क्योंकि भारतीय अगर मदद करेंगे जर्मनी को अर्थात ब्रिटेन को मदद नहीं करेंगे तो ब्रिटेन ने भारत और कई देशों को गुलाम बना रखा है और बिना भारतीयों के सहयोग के ब्रिटेन अपने गुलाम देशों में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सकता। इसलिए जर्मनी ने इन क्रांतिकारियों की बड़ी मदद की, इनको पैसा भी दिया, इनको हथियार भी दिया, ठीक है। और जर्मनी की मदद से इन भारतीयों ने जर्मनी में जाकर के इंडियन बर्लिन कमिटी नामक एक संस्था की स्थापना वहां पर की थी। यह संस्था जर्मनी की सरकार से पैसा और हथियार लेकर के भारत के लोगों को, जो भारत के क्रांतिकारी युवा लोग थे, उनको पैसा और हथियार दोनों पहुंचाती थी ताकि भारत में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो अपनी गतिविधि वहां पर चला सके। गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाकना, ये सब बड़े महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं, इनको आपको याद रखना, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही जब ये इंडियन बर्लिन कमेटी ने पंजाब के युवाओं के लिए पैसा और हथियार भेजा तो पंजाब में जो गदर पार्टी से संबंधित क्रांतिकारी थे उन्होंने हिंसा का दौर जो है वो शुरू कर दिया और अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। तो वहां पर गदर म्यूटनी यानी गदर विद्रोह हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पंजाब में, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने भारत के 42 क्रांतिकारियों को पकड़ करके एग्जीक्यूटेड माने उनको फांसी की सजा दे दी गई थी और इस घटना का नाम रखा गया था लाहौर कंस्पिरेसी केस यानी लाहौर षड्यंत्र मामला, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र मामला कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किस घटना से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। इस पार्टी के और भी महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता थे, मेंबर थे, क्रांतिकारी थे, विष्णु गणेश पिंगले, तारकनाथ दास, ये तारकनाथ दास बाद में बम बनाने के लिए रूस भेजा जाता है, ठीक है। भगवान सिंह ज्ञानी, करतार सिंह सराभा, अब्दुल हाफिज मोहम्मद, मौलवी बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस और एक महिला भी इनमें थी गुलाब कौर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके कार्यकर्ता हैं, आपको ध्यान रखना है। अपने न्यूज़पेपर के पहले पन्ने में ये लोग खुले तौर पर लिखते थे अंग्रेजी राज का दुश्मन, एनेमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, ऐसा लिखते थे लोग। और इनका जो आइडियोलॉजी था काम करने का वो है वी वर नॉट सिक्स नॉर पंजाबीज, आवर रिलीजन वाज पेट्रियोटिज्म। यानी गदर पार्टी सेकुलर थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी प्रकार के क्रांतिकारी उसमें आकर के काम करते थे और ये कहते थे कि ना तो हम सिख हैं ना हम पंजाबी हैं, इस पार्टी में जो भी आता उसका धर्म केवल और केवल राष्ट्रवाद है, देश प्रेम है, ठीक है। एक और घटना जो गदर पार्टी से जुड़ी हुई है वो है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू घटना 1914 में कनाडा में घटित हुई थी। गदर पार्टी से इसका संबंध है, गदर पार्टी ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। ये क्या है उसको देखते हैं। कोमागाटा मारू वाज अ जापानीज शिप, ये एक जहाज था जापान द्वारा बनाया गया, भाप से चलने वाला स्टीम शिप था ये, ठीक है, जिसको सिंगापुर में काम कर रहे और सिंगापुर के एक बिजनेसमैन जो पंजाब के थे, ओरिजिनली सिंगापुर में अपना बिजनेस करते थे, बाबा गुरदीप सिंह, उन्होंने इस जहाज को किराए से लिया था और इस जहाज से को किराए पे लेने का उद्देश्य यह था कि विभिन्न जगहों पर जो भारतीय हैं, कुछ तो भारत में थे, कुछ हांगकांग में थे,
कुछ सिंगापुर में थे, कुछ जापान में थे। इन भारतीयों को इस जहाज में बिठा करके और उनको काम दिलाने के लिए कनाडा ले जाना था, ये काम था। ठीक है, इस काम के लिए जहाज जो है बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। ठीक, द शिप वाज कैरिंग इंडियन पीपल्स, ये जहाज भारतीय लोगों को कनाडा लेके जा रहा था और ये घटना है अप्रैल 1914 की। ठीक है, चूंकि ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, कनाडा ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सरकार ने 1909 में ही कनाडा को यह कह दिया था कि यदि आपके यहां रहने वाले भारतीय कुछ उग्रवादी आंदोलन वगैरह करते हैं तो आप उनका साथ नहीं देना। तो कनाडा भी एग्री था और ब्रिटेन की मदद कर रहा था। तो जब कनाडा की सरकार को पता चला कि ऐसा एक जहाज भारतीय लोगों को लेकर कनाडा आ रहा है, तो कनाडा डिनाइड एंट्री, कनाडा ने उस जहाज को अपने तट में, जो कि वैंकूवर बंदरगाह पे ये जहाज उतर रहा था, उतरने से मना कर दिया। ठीक है, और उसके पीछे मना करने का कारण यह था कि कनाडा में ऑलरेडी गदर पार्टी जो है वो काम कर रही थी और वो काफी जो है हिंसात्मक रूप से काम करती थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती थी। इसलिए कनाडा की सरकार ने वैंकूवर के तट पर इस जहाज को उतरने से मना कर दिया और अल्टीमेटली शिप को वापस भेजना पड़ा कि हम आपको यहां नहीं उतरने देंगे, आप चले जाओ वापस। तो जहाज वापस जो है वैंकूवर पोर्ट से और घूमते फिरते हुए जो है दमदम बंदरगाह कलकत्ता के पास है, वहां पर ये उतरा। ब्रिटिश सरकार पहले से उस बंदरगाह के पास पुलिस को तैनात कर रखी थी और जब ये बंदरगाह पर ये जहाज उतरा कलकत्ता के पास, तो वहां पर पुलिस लोगों ने ये जो जहाज में 376 लोग थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और यहां पर ये जो 376 लोग थे उनमें से 50-52 लोगों को ही वैंकूवर के तट पर उतरने दिया गया था और 300 से ज्यादा लोगों को वापस भेज दिया गया था। जब पुलिस इनको कलकत्ता बंदरगाह के पास अरेस्ट करने लगी तो थोड़ी झड़प हुई और दंगे फैल गए। इस दंगे में भारत के 20 लोग जो है वो मारे गए थे और एक बड़ा घटना के रूप में इसको देखा गया था। ठीक है, शिप सेल्ड फ्रॉम, ये जो जहाज है ओरिजिनली हांगकांग से चला था। हांगकांग से इसको उतरना था कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर बंदरगाह में। और ये जहाज कहां-कहां से होते गया था आप मैप में देख लेंगे। ठीक है, तो संघाई, योकोहामा इत्यादि माने चीन, सिंगापुर इत्यादि से होते हुए और वहां से अनेक भारतीयों को लेते हुए, जिसमें कुल 376 पैसेंजर थे, ये कहां पर उतरा था? वैंकूवर बंदरगाह में, जहां पर इसको कनाडा की सरकार ने मना कर दिया। बाद में जब ये कलकत्ता बंदरगाह आया तो पुलिस के साथ झड़प हुई और कनाडा द्वारा मना करने के पीछे कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने कहा था ये भारतीय लोग कनाडा और अमेरिका में जाकर के ब्रिटेन के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, अतः जो कनाडा और अमेरिका जैसी सरकारें हैं वो ब्रिटेन सरकार की मदद करें। कारण ये था। ठीक है, तो ये एक बड़ी भारी मात्रा में हिंसा हुई थी। 2006 में कनाडा की सरकार ने भारत से इस कार्य के लिए, और ये जो हिंसा हुई थी, उन्होंने माफी भी मांगी। ठीक, तो ये घटना थी कोमागाटामारू घटना। ठीक है, तो डायरेक्टली तो गदर पार्टी से इसका संबंध नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली गदर पार्टी के कारण ही और उनकी गतिविधियों के कारण ही इन मजदूरों को, इन भारतीय लोगों को वहां पर नहीं उतरने दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण संस्था जो भारत के बाहर थी और भारत के क्रांतिकारियों का समर्थन करती थी, वो था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस अ स्टूडेंट रेसिडेंस इन लंदन। ठीक है, ब्रैकेट में इंडियन लिखा हुआ है, माने भारत से जो लोग पढ़ने जाते थे लंदन में, उनके रहने के लिए ये एक हॉस्टल था, स्टूडेंट का रेसिडेंट था। इस इंडिया हाउस को ब्रिटेन की सरकार ने ही बनवाया था और जब इसका उद्घाटन किया गया था उसमें दादा भाई नौरोजी, मैडम भीकाजी कामा और जो उस समय महत्वपूर्ण भारतीय वहां पर रहते थे, उनके सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया था। उद्देश्य यह था कि भारत से लंदन जो लोग पढ़ने आ रहे हैं उनको यहां पर रखा जाएगा। इस हॉस्टल में मैक्सिमम 30 लोगों को रखा जाता था। ठीक है, इस हॉस्टल के जो पैट्रोनाइज थे, माने इस हॉस्टल को चलाने का, उसका खर्चा वगैरह का पूरा काम जो देखते थे, वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक एक भारतीय। ठीक है, ये खुद एक बहुत बड़े जो है वो क्रांतिकारी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा अनेक प्रकार
प्रकार के भारत में छात्रवृत्ति योजना चलाते थे भारत के महापुरुषों के नाम से, जैसे शिवाजी छात्रवृत्ति योजना और महाराणा प्रताप छात्रवृत्ति योजना, अकबर छात्रवृत्ति योजना। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से भारत के जो पढ़े लिखे युवा होते थे वो इस छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा देते थे और जब इसमें पास हो जाते थे तो वो छात्रवृत्ति जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उन छात्रों को दी जाती थी और उसी छात्रवृत्ति के माध्यम से वो लंदन में कानून और कई प्रकार के विषयों की पढ़ाई जो है वो कर पाते थे। तो भारत से अनेक लोगों ने अनेक छात्रवृत्तियां प्राप्त की जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा दी गई थी और वो सब पहुंच गए इंडिया हाउस, वहां रह करके पढ़ने लगे। लेकिन वास्तव में धीरे धीरे ये जो इंडिया हाउस था, यहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा भारत से आए पढ़ने वाले युवाओं के बीच में क्रांतिकारी विचारों को फैलाना शुरू कर दिया गया और यहां पढ़ने वाले सारे छात्र क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत हो गए। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा टू प्रमोट नेशनलिस्ट व्यू एमंग इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय छात्रों के बीच में वो राष्ट्रवादी विचार को फैलाने लगे और शीघ्र ही इंडिया हाउस में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई और इंडिया हाउस में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा और भी लोग जो वहां छात्र के रूप में रहते थे वो भारत में भारतीय लोग जो दुनिया में फैले थे और क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे थे, जैसे ये लोग अमेरिका में थे गदर पार्टी वाले, कुछ और लोग जर्मनी में थे, उनसे संबंध स्थापित करके बम बनाने की कला, हथियार प्राप्त करना, अंग्रेजों को मारना, ये सारी गतिविधियां इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, यहां पर रह रहे भारतीय और इंडिया हाउस ने अपने क्रांतिकारी विचारों को लंदन में रह रहे युवाओं और भी लंदन के अलावा और विदेश में रह रहे जो क्रांतिकारी भारतीय हैं उनके बीच अपने विचारों को फैलाने के लिए एक अखबार निकाला था। यह अखबार था द इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है, शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार ने, लंदन की ब्रिटिश सरकार ने इस अखबार को जो है वो बैन कर दिया क्योंकि उसमें ऐसे क्रांतिकारी विचार लिखे होते थे। इंडिया हाउस में जाकर के पढ़ने वाले और वहां की क्रांतिकारी विचारों से जुड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी थे उनमें शामिल थे वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा, वीवीएस अय्यर, एमपीटी आचार्य, ठीक है, और एक और थे पीएम बापट। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इंडिया हाउस में पढ़ने गए थे लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। ठीक है, इंडिया हाउस और श्यामजी कृष्ण वर्मा हार्वर्ड स्पेंसर की एक कथन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो कथन क्या था? रेजिस्टेंस टू एग्रेशन इज नॉट ओनली जस्टिफाइड बट इंपैरेटिव, यानी अन्याय के खिलाफ विरोध करना ना केवल न्यायिक है बल्कि आवश्यक भी है, ऐसा करना ही चाहिए। इस कथन से प्रेरित होकर के जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है और इंडिया हाउस है ये काम किया करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1857 में इनका जन्म हुआ पंजाब प्रोविंस में और 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। एक इंडियन रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे, लॉयर थे बाय प्रोफेशन, जर्नलिस्ट थे, इसके अलावा नोटेड स्कॉलर इन संस्कृत, संस्कृत के बड़े ज्ञानी थे। ठीक है, सर्व्ड एज दीवान ऑफ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ये लंदन जाने के पहले भारत में कई प्रिंसली स्टेट्स जिसमें जालंधर है, रतलाम है, बड़ौदा है, ऐसे कई प्रिंसली स्टेट्स में ये दीवान का भी काम करते थे। ठीक है, और फिर भारत में ब्रिटिश सरकार ने इनकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, शुरू से इनके क्रांतिकारी विचार थे, इनको देश निकाला दे दिया था, तो फिर ये लंदन चले गए थे और लंदन में जाके इंडिया हाउस में ये फंडिंग वगैरह करने लगे थे, भारतीय छात्रवृत्ति देने लगे थे। मोटिवेटेड फ्रॉम दयानंद सरस्वती एंड हर्बर्ट स्पेंसर, दयानंद सरस्वती उनके आर्य समाज और उनके विचारों से, इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इनके सबके विचार कैसे थे? राष्ट्रवादी विचार थे। ठीक है, फाउंडेड इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये ब्रिटेन में जाकर के इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इंडिया हाउस की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इंडियन सोशलिस्ट नामक ये अखबार भी निकालते थे। ये कुछ छोटी जानकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। अब हम देखते हैं वीडी सावरकर के बारे में। श्यामजी कृष्ण वर्मा कुछ समय बाद लंदन से पेरिस चले गए थे और तब इंडिया हाउस की पूरी जिम्मेदारी वीडी सावरकर के पास आ गई थी। ठीक है, 1883 में इनका जन्म हुआ बंबई प्रेसिडेंसी में और 1966 में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, भारत की आजादी दिलाने वाले कार्यकर्ताओं में से एक थे
रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे, मेंबर ऑफ हिंदू महासभा, हिंदू महासभा जो गठन किया गया था ये उसके भी सदस्य थे, बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। फॉर्मुलेटर ऑफ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का विचार वीडी सावरकर द्वारा ही दिया गया। फाउंडर ऑफ अभिनव भारत, इन्होंने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था पुणे में, ठीक है, अभिनव भारत, इसके बारे में भी हम देखेंगे। राइटर और इसके अलावा लेखक इत्यादि ये सब थे, ठीक है। इन्वॉल्व इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थ्रू इंडिया हाउस एंड फ्री इंडिया सोसाइटी, जब तक ये ब्रिटेन में थे तो वहां पर इंडिया हाउस और एक और संस्था थी फ्री इंडिया सोसाइटी, उसके माध्यम से ये क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जाइल, इसलिए ब्रिटेन की सरकार को जब पता चला कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है तो ब्रिटेन की सरकार ने उसको ब्रिटेन से देश निकाला का आदेश दे दिया और इनको भारत जो है वापस भेजा जा रहा था। जब ये एक जहाज में, ब्रिटेन में एक जहाज में इनको बैठा करके भारत लाया जा रहा था तो ये उस जहाज से भाग निकले किसी भी तरीके से और भाग करके पहुंच गए फ्रांस। फ्रांस ने इनको शरण दिया शुरू में, ये मार्सिले बंदरगाह पर जाकर उतरे थे और फ्रांस ने शुरू में इनको शरण दिया। जब ब्रिटेन को पता चला कि वीडी सावरकर भाग करके फ्रांस चले गए तो उन्होंने फ्रांस की सरकार को वीडी सावरकर को ब्रिटिश सरकार को सुपुर्द करने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन फ्रांस की सरकार ने मना कर दिया। बाद में ये मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गया, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक कोर्ट है, वहां पर ये मामला गया और अल्टीमेटली इस मामला में ब्रिटेन की जीत होती है और वीडी सावरकर को ब्रिटिश सरकार को फ्रांस द्वारा सौंप दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार जो है फ्रांस की सरकार जो है हैंडेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देती है। इसको इनको ब्रिटेन से मुंबई लाया जाता है और फिर मुंबई की यरवदा जेल में कुछ दिन इनको रखा जाता है और फिर इनको भारत के कोर्ट में इनका मामला चलता है जहां पर इनको 50 साल की उम्र कैद, ठीक है, आजीवन कारावास एक प्रकार से इनको दे दिया जाता है, ठीक है। और इनको ये उम्र कैद के लिए अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है इनको वहां भेज दिया जाता है, ठीक है। ये घटना 1910 की है। फिर 1937 में इनको अल्टीमेटली रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इस शर्त में रिहा किया जाता है कि अब ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं रहेंगे, तो इनको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये भारत में राजनीतिक के अलावा सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, हिंदू महासभा में काम करते हैं, ठीक है, और अपना राष्ट्रवादी विचार ये जो है भारत में हिंदुत्व का विचार जो है उसको प्रसारित करते हैं, विभिन्न किताबों इत्यादि का लेखन करते हैं। गांधी जी से तो इनको बिल्कुल नहीं पटती थी, क्योंकि गांधी जी का जो हिंदुत्व था वो लिबरल था और इनका हिंदुत्व था वो कट्टरवादी था। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा तो इन्होंने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। ये शिवाजी स्कॉलर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा दिए थे ये उस स्कॉलर से लंदन गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये मैडम भीकाजी कामा के साथ मिलकर के पेरिस में भी कुछ दिन रहे और वहां पर मैडम भीकाजी कामा एक पत्रिका निकालती थी, अखबार निकालती थी, वंदे मातरम, उस अखबार में भी इन्होंने काम किया। तो वंदे मातरम अखबार मैडम भीकाजी कामा पेरिस से निकालती थी, वीडी सावरकर नहीं निकालती, वीडी सावरकर उसमें काम करते, ठीक है। 1948 में इनको महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, उसमें इनको को कॉन्स्पिरेटर यानी सहयोगी षड्यंत्रकारी के रूप में इनकी पहचान की गई थी और उन पर मुकदमा भी चला था, लेकिन जब मुकदमा चला तो इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, अल्टीमेटली इनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, हिंदू राष्ट्र दर्शन और दूसरा जोसेफ मैजिनी बायोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। जोसेफ मैजिनी जो थे वो इटली के बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। ये था वीडी सावरकर के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं मैडम भीकाजी कामा। 1861 में इनका जन्म हुआ गुजरात में और 1936 में स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। गुजराती पर्सियन रिवोल्यूशनरी विमेन, गुजरात की थी, फारसी महिला थी और एक क्रांतिकारी विचार वाली महिला ये थी। 1907 में टुक पार्ट इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एट जर्मनी। जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें ये भाग ली थी और जब ये भाग लेने गई थी तो इनके साथ एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे सरदार सिंह राणा। इन दोनों ने वहां पर भारत की ओर से भाग लिया था और उस
कॉन्फ्रेंस में आए हुए दुनिया भर के लोगों से इन्होंने कहा था कि भारत की आजादी में उनका साथ दें। ठीक है, और जर्मनी तो ऑलरेडी विरोधी था ब्रिटेन का, तो जर्मनी में इस प्रकार की गतिविधियों को जो भारतीय लोग करते थे उनको बड़ा बढ़ावा दिया जाता था। और इसी समय पहली बार इन्होंने भारत का तिरंगा जो है इस कॉन्फ्रेंस में फहराया था। और इस तिरंगा जो था वो कैसा था, टॉप टू बॉटम, टॉप में ग्रीन कलर था, बीच में येलो कलर था और उसके नीचे रेड कलर था। ग्रीन कलर इस्लाम को रिप्रेजेंट करता था और उसमें 8 लोटस के फूल बने हुए थे। येलो कलर हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता था और येलो कलर वाली जो पट्टी थी उसमें देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और नीचे जो रेड कलर था ये बुद्धिज्म को दर्शाता था। ठीक है, और उसमें सूरज और चांद बने हुए थे जो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था। ठीक है, मैडम भीखा जी कामा ने ही पेरिस में, इनका कार्य क्षेत्र ज्यादातर जर्मनी रहा है और पेरिस रहा है। ठीक है, यानी फ्रांस और जर्मनी में ये ज्यादातर काम किए हैं। फाउंडेड पेरिस इंडियन सोसाइटी, फ्रांस में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, जहां पर उद्देश्य यही था कि वहां पर रह रहे भारतीयों को इकट्ठे करना, क्रांतिकारी विचारों को प्रोत्साहित करना। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति सरदार सिंह राणा, 1870 में इनका जन्म हुआ, 1957 में मृत्यु हुई। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर थे पेरिस इंडियन सोसाइटी के, भीखा जी कामा के साथ मिलकर के किया था। ठीक है, मननलाल ढींगरा जिन्होंने करजन बाइली की लंदन में हत्या की थी बंदूक से की गोली मार करके, तो बंदूक जो है सरदार सिंह राणा का ही पिस्टल इन्होंने यूज किया था। सरदार सिंह राणा ने सेनापति बापट नामक एक व्यक्ति को मॉस्को भेजा था बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति लाला हरदयाल। ठीक है, ये बहुत आईसीएस की परीक्षा पास किए हुए व्यक्ति थे। बाद में ये क्रांतिकारी विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए, पंजाब के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे और फिर ये गदर पार्टी वगैरह की स्थापना में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये बहुत विद्वान व्यक्ति भी थे और इन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण किताबें आपको याद रखनी है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर और दूसरा द बोधिसत्व डॉक्ट्राइन। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण किताब है। अगले व्यक्ति मननलाल ढींगरा, 1883 में इनका जन्म हुआ, पंजाब के क्रांतिकारी थे, 1909 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये इन्होंने असैसिनेट किया था, हत्या किया था करजन बाइली की। करजन बाइली कौन थे, जिन्होंने वासुदेव वीडी सावरकर के भाई गणेश सावरकर को गिरफ्तार किया था। ठीक है, इस करजन बाइली की हत्या करने के लिए ये लंदन गए थे और फिर ग्रीन हाउस में रहने लगे थे, और जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने सरदार सिंह राणा का बंदूक लेकर के और जो है वो इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये जो क्रांतिकारी घटना जितनी भी चल रही थी, गांधी जी इनका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो गांधी जी इन सारे क्रांतिकारियों की निंदा करते थे। तो मननलाल ढींगरा ने जब मार दिया, हत्या कर दी बाइली की, फिर लंदन में इन पे हत्या का केस चला और उनको फांसी भी चढ़ा दिया गया। तो जो गांधी जी थे उन्होंने मननलाल ढींगरा की ही आलोचना की कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, जब इनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो उसके पहले इनके जो अंतिम बोल थे, माय ओनली प्रेयर टू गॉड इज दैट, ईश्वर से मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि आई मे रीबॉर्न ऑफ द सेम मदर, मैं दोबारा यदि कभी जन्म लूं तो उसी माता के गर्भ से जन्म लूं, एंड आई मे रीडाई इन द सेम सीक्रेट कॉज टिल द कॉज इज सक्सेसफुल, और यदि मैं दोबारा मरूं तो उसी पवित्र कार्य के लिए मरूं जिस पवित्र कार्य के लिए मैं इस बार मर रहा हूं, यानी भारत को आजादी दिलाना। ठीक है, और तब तक मैं मरता रहूं जन्म ले लेकर के इसी कार्य के लिए जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती, वंदे मातरम। ये उनका आखिरी स्टेटमेंट था। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं खुदीराम बोस। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1908 में इनकी मृत्यु हो गई। 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने बम फेंका था ब्लैक कमिश्नर रेंड पर। ठीक है, बाद में इनको पकड़ के प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और इन्होंने इनको फांसी की सजा दे दी थी। सेकेंड यंगेस्ट इंडियन मैटर आफ्टर बाजी राउत। बाजी राउत के बाद भारत के दूसरे सबसे युवा शहीद थे। बाजी राउत कौन थे? बाजी राउत उड़ीसा का एक बालक था, 12 साल का, और ये बोटमैन था, नाव चलाया करता था। एक बार अंग्रेज पुलिस, कुछ पुलिस लेकर के अंग्रेज लोग पेट्रोलिंग करने निकले थे रात में, और जब उन्होंने देखा कि ये बोटमैन ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी है, उस पर ये बोट चलाया करता था,
तो ये उस बोट में गए और उन्होंने बोला हमें इस पार से उस पार कराओ, फिर उस पार से इस पार कराओ, इस प्रकार से अपना मौज मस्ती करने के लिए उस बालक को परेशान करने लगे। ठीक है, बालक ने मना किया, प्रतिरोध किया, तो उसको पुलिस वालों ने गोली मार दिया था। ठीक है, उड़ीसा के ढेकनाल नामक जगह की घटना है। ठीक है, 11 अक्टूबर 1938 को यह घटना घटी थी। ब्राह्मणी नदी पर कोई लड़का बोट चलाया करता था। ठीक है, उसको गोली मार दी गई थी। इसको भारतीय इतिहासकारों ने भारत का सबसे युवा शहीद का दर्जा दिया है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे सबसे युवा शहीद है खुदीराम बोस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, इनके बारे में आपको जानना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।